हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी एसएसटी का एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया को बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। आज हम एक नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। देखो, ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है। अगर तुम इसको सिर्फ सुनोगे तो भी सारी चीजें तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगी। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ग्लोबलाइजेशन और दूसरा इंडियन इकोनॉमी के साथ उसका रिलेशन। क्या ग्लोबलाइजेशन आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरह से काम कर रही थी, क्या वो डेवलप थी, क्या वो डेवलपिंग थी, या फिर वो काफी पीछे थी, और ये ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या बवाल। इन सभी चीजों के, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते हैं इस चैप्टर के थ्रू। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में आप तक वो हम कन्वे कर सकें। 7 सिंपल से चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं। टर्म 2 बहुत आसानी से तुम अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। बट हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो है कि आप लोग अब क्योंकि हैबिचुअल नहीं रहे इतने, और आपको राइटिंग स्किल्स का भी शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपका करेगा। एसएसटी में वैसे भी लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मुझे लगता है कि ऐसा वो फील करते हैं। बट याद रखना, एसएसटी सब्जेक्ट ऐसा है और लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो आपकी परसेंटेज को एक्चुअल में कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। रीजन क्या है उसका? देखो, साइंस मैथ्स ये सारा आप लोग अच्छे से कर लेते हो, बट एसएसटी हो गया और लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, इन पे कहीं ना कहीं हमारी कमांड जो होती है वो छूट जाती है। आप में से बहुत सारे बच्चे स्कॉलर्स होंगे और उन्हीं के मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि जब वो एसएसटी और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका, या हिंदी अगर आपने लिया हुआ है, या फिर संस्कृत वाले भी कुछ होंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे इफ दे परफॉर्म वेल इन दी सब्जेक्ट्स। ओके, सो चलो कोई नहीं, हम तो प्रेयर यही कहेंगे कि आप सभी इन सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा करें। सो प्रायरली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का कैसे इंडियन इकोनॉमी पे पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और क्या इसके रियल में हमें बेनिफिट मिल रहे हैं। तो करें शुरुआत। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत होती है, और इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इकोनॉमीज हैं, लाइक हमारे भारत की इकोनॉमी। अभी इकोनॉमी का मतलब यहां पर है किसी कंट्री से। अब ये जो कंट्री है, एक कंट्री एक वर्ल्ड की इकोनॉमी का बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अब होता क्या है, अलग अलग कंट्रीज आपस में कनेक्शन मतलब क्रिएट करती है, जस्ट बिकॉज हर बार हर जगह पर हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती, और ऐसे में हमारे यहाँ की जो नीड्स हैं, हमारे यहाँ की जो सर्विसेज हैं, जो गुड्स हैं, उसको कहीं ना कहीं हमें एक्सचेंज करना पड़ता है नीड्स को फुलफिल करने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो भारत में नहीं मिलेगी और कुछ ऐसी होगी जो विदेशों में नहीं मिलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशन सेटअप कर देती है। इसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं एमएनसीज, जिसको आप कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जिनका जो बिजनेस सेटअप है वो अलग अलग नेशंस में होता है। एक से ज़्यादा नेशन में जो वर्क करती हैं उन्हें एमएनसीज कहा जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन की इस प्रोसेस को एक्चुअल में कंप्लीट करने के अंदर एमएनसीज का बहुत बड़ा रोल होता है। जब इस तरह की सिनेरियो बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो करने लगा, तो एमएनसीज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड में एजेंसीज ने भी पार्टिसिपेशन करना शुरू किया कि इनको एक्चुअल में मॉनिटराइज कर सकें। इसको अगर हम मॉनिटर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वर्ल्ड में आखिर क्या हो रहा है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसको हमने कहा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये ऑर्गेनाइजेशंस एक तरीके से ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। अब जैसे मैं यहां पर बताऊं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड के अंदर जितने भी ट्रेड सेंटर्स होंगे जो ट्रेड करेंगे कंट्रीज आपस में, उसको स्मूथ करती है। किसी पर्सन के पास में या किसी कंट्री के पास में पैसा नहीं है तो वो वर्ल्ड बैंक से हेल्प ले सकता है अपनी ज़रूरत के लिए। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जो डॉलर या दूसरी जो करेंसीज हैं उनके बीच में एक कोरिलेशन बनाने की कोशिश करती हैं, और कभी भी शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह जो लेने होते हैं वो वर्ल्ड बैंक से ना लेकर के आईएमएफ से हम ले लेते हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, जिनका मेन मकसद क्या था कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ये पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करे वर्ल्ड के हर कंट्री के साथ। जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी है उन कंट्रीज का हेल्प कैसे, मतलब उनके थ्रू कैसे हेल्प मिल सकती है पूर कंट्रीज को। साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे कैन गेट द चांस टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, सो पुअर से डेवलपिंग, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने तक का सफर तय करने के लिए, और उन लोगों को सही तरीके से गाइडेंस मिल जाए और सही हेल्प मिल जाए, तो सच ऑर्गेनाइजेशंस टुक प्लेस। गॉट इट? तो यहां पर ये हमने सारा सेटअप देखा। अब देखो, यहां पर एक टर्म आती है फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन तो आपने किया,
आपने एक इकोनॉमी को, एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया, दैट्स गुड, बट व्हाट अबाउट दैट थिंग कि क्या ये फेयर है कि नहीं, आप कैसे जज करेंगे? फेयर का मतलब जैसे अभी तक देखा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो एक तरीके से एक्सप्लॉइट करती हैं नेचर को भी, छोटी कंट्रीज को भी, पुअर कंट्रीज को भी, एंड दे नेवर गिव द चांस टू डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम द डेवलप्ड। वो उनको डेवलप्ड बनने का कभी चांस देती नहीं है, एंड पुअर कंट्रीज कभी भी अपनी सिचुएशंस को सही नहीं कर पाती हैं। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन कि एक फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फेयर ग्लोबलाइजेशन मतलब जहां पे हर एक तबके को, हर एक ग्रुप को, हर एक स्टेज पर मौका मिले। हर एक कंट्री, चाहे वो पुअर हो चाहे वो डेवलपिंग हो, दे मस्ट हैव द चांस कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। साथ ही साथ ऐसा नहीं हो कि कोई डेवलप्ड कंट्री आकर के किसी डेवलपिंग कंट्री को या पुअर कंट्री को एक तरीके से पूरा ही एक्सप्लॉइट कर दे। उनको मौका मिले अपने आप को डेवलप करने का, उसी को हम फेयर ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। एक्चुअल में इसका मकसद तो यही था। ओके, सो यहां पर अगर मैं इवेल्युएट करूं तो इंडिया भी इसी तरीके की सिचुएशन से बाहर निकला है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन पहले नहीं था, तो इसके अंदर इंडिया, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में था, वी वर ओवरली डिपेंडेंट कि दूसरी कंट्री हमें हेल्प करेगी, चाहे हमारे फूड प्रोडक्शंस के अंदर हो, चाहे इंडस्ट्रीज के अंदर हो, सर्विस सेक्टर भी इतना ज़्यादा खास नहीं था, तो हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज पर, स्पेशली अमेरिका के ऊपर। बट यहाँ पर देखो हुआ क्या, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बदली गई। पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले कैसी थी और 1991 तक क्या कंडीशन हुई। मतलब इनिशियल ईयर्स में तो तुम्हें पता है ब्रिटिशर्स ने हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर आज़ाद होने से लेकर 1991 तक हमारा क्या कंडीशन रहा और वहां से कैसे हमने बदलाव किए, उसी चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज तो हमारे यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी होती है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या आप कैपिटलिस्ट हैं या फिर क्या आप सोशलिस्ट हैं? देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, दो तरीके की इकोनॉमी हमारे यहाँ काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। जैसे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें दो कंट्रीज, मतलब कोल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं। चलो, कोल्ड वॉर में दो बड़ी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी। एक तरफ तो था यूनाइटेड नेशंस, मतलब यूनाइटेड नेशंस ना कह के इसको यूएसए कहता हूं, ठीक है, और दूसरा था यहां पर यूएसएसआर, मतलब यहां पर दो सुपर पावर आमने सामने थी। वहां पर उन दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या था पता है? उनकी इकोनॉमी का। जो यूएसए था, दैट यूएसए एक्चुअली फॉलोइंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और जो यूएसएसआर था, दे वर फॉलोइंग व्हाट काइंड ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन दोनों में अंतर है कि वो तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं, वो कोई भी काम करेंगे उसका मेन मकसद होगा प्रॉफिट मेकिंग, पैसा कमाना उसका उद्देश्य होगा। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना। वो उन्हीं चीज का प्रोडक्शन करेंगे जो कि मतलब प्रॉफिट मेकिंग होगी, और ये उन चीजों का यूज करेंगे जिससे समाज में डेवलपमेंट हो सके। अब देखो, सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है ना कि यूएसएसआर अच्छा काम कर रहा होगा और यूएसए केवल पैसा कमाने के लिए काम करता है, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखो, पैसा नहीं होगा तो डेवलपमेंट होगा कैसे? लोगों को चाह कैसे होगी डेवलप्ड होने की? इसीलिए वो भी सही है और वो भी सही है। तो हमने क्या किया, हमने मिक्स इकोनॉमी फॉलो कर ली। हम कैपिटलिस्ट भी बने और हम सोशलिस्ट भी बने। हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट करेंगे और समाज की भलाई के लिए भी काम करेंगे। तो हमने फॉलो किया मिक्स इकोनॉमी। चलो, ये भी ठीक है। हमने बात करनी है 1991 तक। प्राइवेट सेक्टर एक तरीके से रेगुलेट कर सकता था, वॉज टू सब्जेक्ट टू कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस। यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, दे वर कंट्रोलिंग द प्राइवेट सेक्टर। दे मस्ट बी इन कंट्रोल, दे मस्ट बी टेस्टेड, उनको रेगुलेट किया जाएगा बार बार, उनके अंदर चाबी भरी जाएगी। चाबी भरने का मतलब है उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन इंपोज किए जाएंगे सो दैट वो फ्रीली उड़ ना सके। द गवर्नमेंट स्टार्टेड मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हर जगह पर गवर्नमेंट ने अपने अपने एंटरप्राइजेस शुरू कर दिए थे। एंड हाँ, इन्होंने कभी भी मौका नहीं दिया था, सरकार ने कभी मौका नहीं दिया था कि आप फ्री हैंड होकर के काम कर सके। अब देखो यार, ये हमने बात करी 1991 तक। अब इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहे, कुछ नेगेटिव भी रहे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बताओ भैया कि इंडिया की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर 1991 तक, उनके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट दो, नेगेटिव एस्पेक्ट दो। अब देखो, यहां पे पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू होना था, हुआ, और गवर्नमेंट के अंडर में रहा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नुकसान ज्यादा, मतलब फायदा ही हुआ गवर्नमेंट को उससे। तो इन्होंने बड़ी इंडस्ट्रीज बना ली। रीजन क्या होता है? देखो, कोई इंडिविजुअल होगा ना,
कोई छोटा इंडिविजुअल इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो तो उसके अंदर बहुत पैसा लगेगा, तो वो पैसा केवल उस टाइम पर सरकार के पास ही हो सकता था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में नहीं हो सकता था। ठीक है, तो बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है ना, हालांकि एक दो केस एक्सेप्शंस भी हैं, बट फिर भी तुम समझो मेरी बात कि बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज होगी तो गवर्नमेंट के लिए उसको सेटअप करना ज्यादा आसान होगा बजाय किसी इंडिविजुअल के। क्यों? बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होगी गवर्नमेंट की, जबकि गवर्नमेंट तो खुद कर रही है, तो फॉर्मेलिटी का कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा, इंपोर्ट कर रहे थे जो हम पहले फूड ग्रेन्स, बट अब हम क्या थे, हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे, कैपेबल हो चुके थे, बिकॉज जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ आया 1960 के बाद से, तो उसने कहीं ना कहीं हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए थोड़ा सा हमें पुश किया। ठीक है, लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि गवर्नमेंट के पास में थी और वो इंडिविजुअली ट्रीट नहीं की जा रही थी, तो तुम जानते हो सरकारी काम तो क्या है, तो यहां पर जितना एक्सपेक्टेशन था उतने एक्सपेक्टेशंस के साथ वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। साथ ही साथ करप्शन था, एफिशिएंसी ऑफ वर्क बहुत कम देखा जा रहा था, या फिर जो मैनेजमेंट था वो बहुत कॉमन था और मतलब अफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था। सो दीज वर द नेगेटिव पॉइंट्स एंड दीज वर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ओके, जो पीरियड टाइम टू 1991 तक की बात करें तो सच कंडीशन वाज देयर। मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। चलो, इसके अगर आगे की हम बात करते हैं, इसके आगे हम देखते हैं तो हमें क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि हम बदलाव करें हमारी इकोनॉमी में। सो वी हैव सीन कि हमारी भारत की इकोनॉमी के अंदर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स थे एंड सेल्फ सफिशिएंट बनने की होड़ तो थी हमें, लेकिन हम काम नहीं कर पा रहे थे उतना। अब देखो दिक्कत क्या हुई, एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा आया 1991 के अंदर जब हमारे एक्सपेंडिचर जो थे वो हमारे रेवेन्यू से ज्यादा एक्सीड हो गए। मतलब जितना आप कमा रहे हो वो कम पड़ रहा है तुम्हारे खर्चों को पूरा करने के लिए। अब सोचो, तुमने 100 रुपए कमाए और तुम्हारा खर्चा है 120 रुपए का। ठीक है, तो जो अब 20 रुपए का डेफिसिट है, कैसे इसको कंप्लीट करोगे तुम? तो क्या हुआ, यहां पे लगातार हमारी उधार जो थी हम लोगों से, स्पेशली अब्रॉड से जो हम पैसा ले रहे थे, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। एंड क्योंकि आपका रेवेन्यू बहुत कम है, आपने सारा का सारा काम खुद ही कर रखा है, गवर्नमेंट ही सारा काम कर रही है, सब्सिडीज भी देनी है और आपने बड़ी इंडस्ट्रीज को भी लगा दिया, प्रॉफिट मेकिंग हो नहीं रही है। कोई इंडिविजुअल, अगर तुम सोचो एक बार कि अगर कोई इंडिविजुअल फैक्ट्री लगाता तो तुम्हें टैक्स देता हो, गवर्नमेंट खुद को ही थोड़ी टैक्स देगी, और गवर्नमेंट मुनाफे के लिए तो काम करती ही नहीं है, गवर्नमेंट तो काम करती है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कहने के लिए। तो ऐसे में हो क्या रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। दे नीड टू टेक, मतलब जितना भी लोन वगैरह है वो अब्रॉड से लेना है उनको, तो ऐसे में जो बोरो किया उन्होंने पैसा वो लगातार बढ़ता जा रहा है एंड द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फुलफिल और रीपे दैट अमाउंट, वो उसको रीपे नहीं कर पा रही है। ऐसे में होता क्या है, हमें जरूरत पड़ गई यहां पे नई एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफॉर्म करने की, नई इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने की। सो यहां पर हमने इसको नाम दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी। एनईपी नरसिम्हा राव के टाइम पर, पीवी नरसिम्हा राव जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम पर लाई गई 1991 में, और उस टाइम मनमोहन सिंह जी जो थे वो इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्योंकि बहुत स्पेशल और बहुत टैलेंटेड इकोनॉमिस्ट हैं वो। तो ऐसे में यहाँ पर याद रखना एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क में कि हु इज कंसिडर्ड द न्यू फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने, याद रखना, फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन, फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन। यहां पर दो नाम है। मनमोहन सिंह जी ने पीवी नरसिम्हा राव जो थे उनको कंसीडर किया, मतलब उन्होंने उनको बुलाया कि भाई तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है। और कई बार आपको किताबों में पढ़ने को मिलता है कि जो मनमोहन सिंह जी थे जो आगे चल के हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको भी कंसिडर किया जाता है। 2004 से 2014 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे, तो उनको भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि देखो गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास ही सारा क्रेडिट जाता है और सारा कर्ज जाता है। अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो क्रेडिट भी वही लेगा, और अगर कुछ बुरा हुआ है तो सारे ब्लेम्स भी उसी के ऊपर जाएंगे। तो जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने कहा किसको, नरसिम्हा राव को, और एक्चुअल में बहुत सारी जगह पर उनको कंसिडर किया जाता है कि पॉलिसी रिफॉर्मेशन तो उन्होंने किया था। ठीक है, तो दोनों में से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, एक मिल रहा है तो टिक कर देना भाई। तो इस पॉलिसी में आखिर था क्या, इस पॉलिसी में क्या हुआ, तो 1991 के बाद से गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए। गवर्नमेंट के अंदर नई पॉलिसीज, ये जो पॉलिसी के अंदर जो मेजरमेंट्स थे, कुछ जो चेंजेस थे, उनके कारण से मतलब उनके कारण से जो बदलाव हुए, उसी के कारण से इसको न्यू रिफॉर्मेशन कहा जाता है, बदलाव कहा जाता है। और
ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है दैट गिव अस सम मतलब फीचर्स लाइक कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनी, आपने क्या किया, दूसरी इंडस्ट्रीज को मौका दिया दैट यू कुड कम और आप बिजनेस कर सकते हो। नई ट्रेड पॉलिसी बनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, कुछ चीज़ों पर हमने जो बैन लगा रखा था वो बैन हमने हटा दिया, लोगों को इनवाइट किया। याद रखना है इस टाइम पर 1991 में हीरो होंडा इसी टाइम पर आई थी हमारे पास में। हीरो होंडा इससे पहले यहाँ नहीं थी। अमेरिका की मतलब वहाँ पर ये शर्त रखी गई थी अमेरिका की तरफ से दैट यू मस्ट गिव द चांस टू हीरो होंडा टू कम और वो आपके यहाँ पे बिजनेस कर सके। तो इसी की देन है हीरो होंडा भी हमारा। टैक्सेशन के अंदर रिफॉर्मेशन हुआ, फिस्कल जो रिफॉर्मेशन था, टैक्सेशन रिफॉर्म हुआ, ठीक है, पहले तो मिल ही नहीं रहा था। इसके अलावा यहाँ पे मॉनेटरी रिफॉर्मेशन हुआ, बैंकिंग एंड मनी रिफॉर्मेशन हुआ और लास्ट यहाँ पे कैपिटल मार्केट रिफॉर्मेशन, मतलब शेयर हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का एक तरीके से लोगों के बीच में इन्वॉल्वमेंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा और लोग इंटरेस्टेड हुए कि वो अब शेयर मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो सकें। तो सच रिफॉर्मेशंस टुक प्लेस। आप याद रखें नई इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या रिफॉर्मेशन लेकर आई, तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुई, नई ट्रेड पॉलिसीज बनी, टैक्सेशन रिफॉर्म हुआ, मॉनेटरी रिफॉर्मेशन हुए इन बैंकिंग एंड मनी रिलेटेड और यहाँ पे कैपिटल मार्केट रिफॉर्मेशन। देखो कैपिटल क्यों कहा गया है, इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि जब भी आप कोई एक ऐसा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करो जो आपको कमा करके देने शुरू कर दे। जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगाई और उस फैक्ट्री में जितना भी इनिशियल कोई खर्चा होगा बट वो खर्चा आपकी कमाई के लिए हो रहा है, तो दैट इज कंसिडर एज कैपिटल। तो शेयर मार्केट क्या है, एक तरीके से कैपिटल मार्केट ही तो है, क्योंकि कोई भी कंपनी में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो जनता से पैसा डिमांड करते हो और उसके बदले में आप शेयर उसको दे देते हो। तो वो पहला एक्सपेंडिचर है, आपका पहला एक्सपेंडिचर है। एंड इफ द कंपनी परफॉर्म्स वेल तो आपको पैसा रिवर्ट मिलता है, आपको पैसा प्रॉफिट के साथ मिलता है, उस शेयर की प्राइसेस बढ़ती जाती है। दैट इज व्हाई वी कंसिडर इट एज द कैपिटल मार्केट। तो सच रिफॉर्मेशंस टुक प्लेस एंड इट गिव्स द बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। फॉर श्योर ये चीज समझ में तुम्हें आ गई होगी। अब इस स्ट्रैटेजी को अगर हम थोड़ा सा और समझते हैं तो इसको एलपीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलपीजी, द मेन स्ट्रैटेजीज फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें एलपीजी है, एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। देखो यार नाम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना। लिबरलाइजेशन वर्ड आता है आपके लिबरल से, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट से और ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल से, ठीक है। इन तीनों का मतलब अगर तुम बहुत ही साधारण शब्दों में समझो तो देखो यार लिबरलाइजेशन मतलब बीइंग लिबरल इन व्हाट। अगर आपने कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं बिजनेस करने में तो यू मस्ट बी लिबरल। एंड जब आप लिबरल हो जाएंगे और बैरियर्स आपने हटा दिए ट्रेड के बीच में से, सो पीपल विल कम टू योर कंट्री एंड ऑब्वियसली वो बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो आपको भी और बढ़ने का मौका मिलेगा एंड दैट कंट्री कैन ऑल्सो टेक ग्रोथ। तो ऐसे में देखो यहां पे परमिशन आसानी से मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ दो आप कि भाई तुम्हें लाइसेंस लेना है, कोटा लेना है, परमिशन लेनी है रेगुलेशंस के लिए। जो फालतू की जितनी भी चीजें थी ना, अड़ंगे थे, जितने भी बैरियर्स थे, उन बैरियर्स को जितना कम से कम करोगे ना तुम, तो यू आर कंसिडर एज लिबरल। तो जब आपका हमारे यहां पर इकोनॉमी जब इतना डेवलप नहीं हो रहा था ना, तो हमने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया। लिबरलाइजेशन में हमने मौका दिया, सारे रूल्स रेगुलेशंस हटा दिए कि तुम तो और बिजनेस करो, ठीक है। हाँ कुछ तो रखे, लाइसेंस वगैरह तो रखा, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने बिल्कुल बहुत हार्डशिप। पहले तो बहुत हार्ड होता था बट अब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के बाद से बहुत सॉफ्ट हो गए हमारे रूल्स, जिससे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई फॉरेन कंपनीज हमारे देश में काम करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन, ऑलरेडी मैंने तुम्हें अभी बताया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कंपनीज पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अंडर में थी। वो लोग सोचते थे कि बड़ा इन्वेस्टमेंट है हम ही करेंगे, या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है वो हम ही करेंगे। इसके कारण से क्या हो रहा था, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था, करप्शन जरूर बढ़ रहा था। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब यू आर गिविंग चांस टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट दे कुड डू बिजनेस इन योर टेरिटरीज, और वो जो प्रॉफिट मेकिंग होगा उसमें से आपको टैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एंड दैट टैक्सेशन वुड बी योर एक्चुअल रेवेन्यू। वो आपका वो रेवेन्यू होगा एक्चुअल में, क्योंकि आप तो कमा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने काम जो बिजनेस स्टार्ट किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट द जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है उनके बारे में, कि आपने जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम थोड़ी किया, आपने तो जो बिजनेस वगैरह लगाए हैं दैट इज जस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसे में आप तो प्रॉफिट मेकिंग कर ही नहीं रहे हो। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज गॉट द चांस एंड दे स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, एंड ऑब्वियसली वो प्रॉफिट मेकिंग काम करेगी ही, क्योंकि नुकसान में रह करके कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूसली काम को ड्रैग नहीं करता है। इसमें हमने टेलीकॉम और एयरवेज का बहुत अच्छा एग्जांपल देखा। हमारे पास में इंडियन एयरवेज थी, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, एयर इंडिया जिसको कहते हैं अपन।
तो एयर इंडिया एकमात्र हमारी एयरलाइंस थी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। अब उसकी हालत देख लो तुम, बहुत मुश्किल हुई उसके लिए, लेकिन उसके बाद में अब टाटा ग्रुप ने उसको ले लिया है, तो तुम जानते हो वो अब वापस से ग्रो करेगी ही करेगी। तो जो नुकसान में चला रहे थे इतने टाइम से उसको, अब वो वापस से कैसे हो जाएगी, वापस से वो सूदिंग हो जाएगी। एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन क्या, एक तरीके का इंटरेक्शन है बिटवीन द इकोनॉमीज। किस तरह का, कि आप पैसा देते हो, पैसा लेते हो। अगर बहुत ही साधारण शब्दों में मैं कहूं तो दैट इज द प्रोसेस इन विच यू कनेक्ट द इकोनॉमीज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप दो कंट्रीज को आपस में जोड़ते हो, दो इकोनॉमीज को आपस में जोड़ते हो। अब कैसे जोड़ोगे, क्या नोकिया है ये, वाईफाई का कनेक्शन है या फिर क्या है? तो भाई ग्लोबलाइजेशन में दो इकोनॉमीज को जोड़ने का तरीका क्या है? दो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि व्हेन यू आर गिविंग चांस टू डू बिजनेस, मतलब दोज कंपनीज हु आर कमिंग, जो कंपनी आपके यहां आ रही है, यू आर गिविंग देम चांस कि आप यहां आओ, डू बिजनेस, मेक प्रॉफिट एंड गो, गिव अस द सम शेयर, है ना, कुछ हमें पैसा दो और आप चले जाओ। सेम थिंग्स हैपेंस इन अब्रॉड। आपके यहाँ की कंपनी वहां जाती हैं, वो वहां काम करती हैं, पैसा कमाती हैं और चली जाती हैं, ठीक है, पैसा कमाएगी और आपके देश में आप पैसा लेकर के आ जाएगी, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे देगी। और अल्टीमेटली एक तरीके से आपने मौका दिया है एक दूसरे को कि आप यहाँ पे हमारे यहाँ से पैसा कमाओ, हमारे यहाँ पर बिजनेस करो, हमें भी मौका मिलेगा, नए प्रोडक्ट, नए इनोवेशन हमें मिलेंगे और सेम आपके लिए भी। तो ग्लोबलाइजेशन में इस तरह से एक्सचेंज होता है इन सारी चीज़ों को। हालांकि इसको हम और अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये एलपीजी मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। एलपीजी किसका एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। अब आपसे अगर क्या क्वेश्चन पूछता है, देखो अगर आपसे पूछता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या बताती है, तब तो आपको कहां जाना है, तब तो आपको इन पॉइंट्स पे जाना है। और अगर वो ये बोलते हैं आपको कि आप ये बताएं कि नई कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी हमारी इसके लिए, सो यू नीड टू टेल दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग द पीपल, कंपनीज एंड द गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। जब आप लोगों को, कंपनीज को, गवर्नमेंट को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटरैक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ में, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन। और भी अगर ये देखो तुम्हें टफ लग रहा है ना, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच व्हाट यू डू, यू कनेक्ट द टू इकोनॉमीज। बहुत ही सिंपल है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इकोनॉमीज को आपस में कनेक्ट कर रहे हो। इससे सिंपल क्या होगा यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो ज्यादा, कि दो इकोनॉमीज को आपस में, भाई भारत वाले जुड़ गए किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो जुड़ गए अमेरिका के साथ, ठीक है, आपने क्या किया, इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट किसी तार से थोड़ी करोगे यार, तुम बिजनेस के थ्रू करोगे। तो ऐसे समझो ना कि बाय द बिजनेस, बाय द ट्रेड, यू आर कनेक्टिंग 2 कंट्रीज, ओके, और ट्रेड इज कनेक्टिंग 2 कंट्रीज। पीपल कैन कम देयर, यहां पर आ सकते हैं, वो वहां जा सकते हैं, वो अपना जो भी इनोवेशन है वो वहां लेके जा सकते हैं, वो वहां पे जाके बिजनेस कर सकते हैं और पैसा वहां पे करेंसीज एक्सचेंज होगी। ये ग्लोबलाइजेशन का एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो फैसिलिटेट करते हैं हमें या ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। इन सारे फैक्टर्स को देखते हैं वन बाय वन। होपफुली ये चीज तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इतना कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखो कैसे हुआ ग्लोबलाइजेशन का प्रमोशन। तो देखो यार, यहां पर सबसे पहली चीज क्या है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली जो टेक्नोलॉजी थी दैट हैड द बूस्ट, उसको बूस्ट मिला। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। भाई भारत के अंदर तुम आए, है ना, भारत में जब तुम यहाँ बिजनेस करने आए तो अपने साथ में टेक्नोलॉजी लेकर आए। अब भारत के लोगों को देख करके लगेगा यार वाह बहुत अच्छी चीज है। तो इसने क्या किया, जब टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर आई तो टेक्नोलॉजी ने डायरेक्टली इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दिया हमारे इंडिया के अंदर। फिर हम ऑटोमेटिकली उसकी ओर घूम गए। अब ऐसे समझो, पहले तो केवल G आता होगा, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आ गया, अब तो 5G चल रहा है। कुछ कंट्रीज तो ऐसी है विदेशों के, मतलब फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पे 6G तक चल रहा है। तुम सोचो हुआ क्या। तो जब हम डेवलपमेंट को देखते हैं तो और तब हमें पता चलता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं अभी भी, कि आप बहुत दूर पर बैठे हुए हो तब भी आप इतने ज्यादा आज के टाइम पे एडवांस्ड हैं दैट यू कुड डू कम्युनिकेशन। आप आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू द ईमेल, वॉइस मेल, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीग्राफ, टेलीफोन या फैक्स। अब तो फैक्स खैर कोई नहीं करता। तो ऐसे में यहां पर जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, आपने बैरियर्स को हटाया,
तो आपने ऑटोमेटिकली उसके साथ टेक्नोलॉजी को भी लेकर आ गए। पहले हम कहाँ ऐसा जान सकते थे कि रोबोटिक्स भी कुछ होता होगा। आप आयरन मैन मूवी देखते हो यार, आपने आयरन मैन मूवी देखी तो उसके अंदर आप वो जो टेक्नोलॉजी देखते हो आपको लगता होगा, फील ऐसा होता हो काश हमारे पास भी ऐसा हो। बहुत सारे इंस्टाग्राम आप जब रील चलाते हो तो बहुत सारे आपको चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, दीज पीपल वहाँ पर आपको ऐसा कुछ ट्राई करते हुए दिखा देंगे। जैसे जो टोनी स्टार्क है उसका आपको वहाँ पर सूट दिखा सकते हैं वो लोग, बहुत सारे रील्स में मैं तो देखता हूँ वो लोग तो बना भी लेते हैं वैसा। तो ये जो आइडिया है, ये जो इनोवेशन है वो कैसे आया, जब उस चीज़ को हमने अडॉप्ट किया। नहीं तो सोचो बॉलीवुड के अलावा तो हम कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। हॉलीवुड की मूवीज़ यहाँ आई तब हमें पता चला कि यार ये VFX भी कुछ होता है, हमें पता चला कि साइंस फिक्शन मूवीज भी कुछ होती है। अदरवाइज तो वो हम एक पेड़ होता था, वहाँ गाने चल रहे होते थे, पुराने ज़माने में जी रहे थे, बॉलीवुड था हमारा वो। तो हमें पता चला कि हर एक चीज़ में इनोवेशन होता है, हर एक चीज़ एडवांस हो सकती है। वो तभी हुआ ना जब हमने मौका दिया उनको। तो जब तक ग्लोबलाइजेशन के तहत इन चीज़ों को आपने नहीं आने दिया देश के अंदर, तब तक आप टेक्नोलॉजी से भी पीछे रहे। आज आप देखो, आप बहुत दूर बैठे हैं, मैं बहुत दूर बैठा हूँ आपसे, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं। आप लोग मुझसे मिल पा रहे हो, मैं आपसे कभी ना कभी तो मिलूंगा। तो ऐसा जब हुआ तो वो भी एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ ना। अब ये टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या किया, मतलब फैसिलिटेट किया, गॉट इट। तो ये टेक्नोलॉजी आती है, इसलिए भी हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। दूसरा पॉइंट भाई, जब आप लिबरल हुए तो आपका फॉरेन ट्रेड बढ़ा, फॉरेन ट्रेड बढ़ा तो आपके यहां पर कंपनीज आई, और कंपनीज आई तो अपने साथ में पैसा लेकर आई। अब यार ये चीज तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आपको फायदा क्या क्या होता है। तुम सोचो यार, किसी देश के अंदर जाकर के कोई विदेशी कंपनी सेटअप करेगी अगर अपना, तो भाई उसको अगर फैक्ट्री बनानी है, आप यहाँ के इंसानों को छोड़ दो, भारत के लोग अगर एक बार छोड़ दें, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, अपनी बिल्डिंग भी बनाएगी, वो रॉ मटेरियल भी हमसे लेगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी हमारी ज़मीन पर ही करेगी। इसके अलावा A1 कंस्ट्रक्शन उसका होगा तो मटेरियल भी अच्छा यूज होगा, लेबर भी अच्छी यूज होगी, टाइम टेकन प्रोसेस भी होगा। इन सब के अंदर पैसा कहाँ आ रहा है? भारत में। खर्चा कौन कर रहा है? विदेशी। बना कहाँ रहे हैं? भारत में बना रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पैसा भी भारत में ही आया, और वो करेंगे क्या? उस बिल्डिंग में बैठ के काम करेंगे। काम करने वाला कौन होगा? भारत का ही पर्सन होगा। तो जब विदेशी इन्वेस्ट करते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो बहुत सारा फायदा होता है, स्पेशली हमारे यहाँ पर लोगों को जॉब मिलती है, और नो डाउट यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपटीशन बढ़ने से हमें फायदा भी होगा। कंपटीशन कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है कंज्यूमर को। हमने कंज्यूमर वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तुमने अगर, तो जाके यूट्यूब पे चैनल पे देख लेना, हमारा वन शॉट रिवीजन है वहां पर उसका भी। तो लिबरलाइजेशन से फॉरेन ट्रेड हुआ, फॉरेन ट्रेड से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी कि हम प्रॉफिट मेकिंग कर सकें। बट ये 1991 से पहले नहीं था। ओके, ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब देखते हैं हम नेक्स्ट, कि यहां पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी, इंडिया भी था उसमें से एक, जो नहीं चाह रहे थे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उसको इस तरह से फोर्स करें। बट अनफॉर्चुनेटली हम पे प्रेशराइजेशन डाला गया, और जो अमेरिका है, यूनाइटेड नेशंस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह की अलग अलग बॉडीज़ ने हम पे प्रेशर डाला कि आप लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते हो, अगर आपको हमसे मदद चाहिए तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। 1991 के अंदर कंडीशन हमारे साथ ऐसी आ गई थी, जब हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड जो स्टॉक होता है ना फॉरेन करेंसी का, वो रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बोला जाता है कि 1 महीने का स्टॉक हमारे पास में रहा था, केवल फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे पास में रहा था, इतना ही। और जितना किसी कंट्री के पास में कम फॉरेन रिजर्व्स होते हैं ना करेंसी के, उतना ही कम ट्रस्ट रह पाता है या रहता है फॉरेन कंट्रीज़ का उस देश के ऊपर। जैसे अभी श्रीलंका के साथ हो रहा है, उनके पास में पैसा नहीं है ज़्यादा, और अब तो कोई लोन भी उनको नहीं दे रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ भी ऐसी कंडीशन हुई थी, और उसके लिए फिर हमने डिमांड की, कोशिश की कि भाई हमें थोड़ा सा हेल्प करो, सो दैट वी कैन ऑल्सो बूस्ट आवर इकोनॉमी। तो उस टाइम पर यूएसए ने मदद तो करी, बट कुछ शर्तों के साथ में। WTO ने भी हमारी मदद करी, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? ऐसा नहीं है इसका मेन मकसद कि आप किसी को अपनी फालतू की शर्तें मनवा दो। इसका मेन मकसद है कि जब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हो, तो इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, उन कंट्रीज का आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कमोडिटी कैन डू, वो हो सके, ठीक है। ऐसे में WTO बनाया गया था, और WTO के बाद में इंटरनेशनल, देखो WTO बहुत बाद में जाके बना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इट वाज एक्चुअली सेटअप इन 1991, 1 जुलाई को बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर के। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब 1995 के अंदर 1 जनवरी को बनाया गया था, MCQs में मैंने बताया था बाय द वे तुम्हें, उस टाइम पर 165 कंट्रीज अभी एट प्रेजेंट काम कर रही हैं।
एंड 165 कंट्रीज को अगर किसी भी तरीके से ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो WTO विल टेक केयर ऑफ इट। WTO इसके बारे में सोचेगा, ठीक है। तो WTO बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और इस बात को चेक करने के लिए कि किसी भी तरीके से जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं सभी कंट्रीज के वेलफेयर के लिए उनको कोई डिसऑबे ना करे, ठीक है। और इसका बहुत बेनिफिट है, उधार में आप खरीद बेच भी सकते हो। अगर आप किसी कंट्री को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ के अंदर कमी अगर उनको मिल रही है या लग रही है तो वो भी यहाँ से वो इजीली इनकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर थे जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके आगे अगर हम देखें तो यहां पर ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट बताओ। देखो यार ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में तुमसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग खोल करके इस चीज को सुनना। हालांकि यहां पर मैंने पॉइंट्स में बताया है, अगर क्वेश्चन बड़ा आता है, राइटिंग स्किल्स अगर आपको बतानी है, तुम्हारी पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट बताने हैं, तो ये पॉइंट होगा, इसको तुम्हें डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपने वर्ड्स में। मैं वो चीजें भी अभी बता दूंगा तुम्हें, बट पहले तो ये चीज देखो कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ अच्छे पहलू हैं और ग्लोबलाइजेशन के कुछ बुरे भी पहलू हैं। तो वन बाय वन को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन से। तो सबसे पहले हम अगर पॉजिटिव इंपैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कि इसमें हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश में जाके काम करेगी तो उसको अपना बिजनेस वहां सेटअप करना है, और कभी भी कोई इतना बड़ा रिस्क लेता है ना कि वो किसी दूसरे देश में जाकर के अपने बिजनेस को सेटअप करेगा, तो वो ऐसा बेवकूफ नहीं होता। वो कोई ना कोई रिसर्च के बाद ही, मतलब किसी ना किसी तरीके की रिसर्च होती है, उसके बाद ही वो वहां पर जाकर सेटअप करता है, या तो उसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया होता है जो पहले से उस देश में नहीं काम कर रहा होता। अब तुम सोचो चाइना में जाके तुम चाइना मोबाइल बेचना चाहोगे, बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा ना यार। तो वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर वहां पे बिजनेस करना है तो। और वहां पर तुम मतलब जहां पे सोचोगे ना वो तो कब के सोच चुके होते हैं वहां पे वो, तो इतना ज्यादा गैप है सोच में, इनोवेशन में। तो यहां पर जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो किसी देश के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको वैरायटीज देखने को मिल जाती हैं। अगर आप एक पेन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास में अगर ग्लोबलाइजेशन है तो विदेशी बहुत सारी कंपनियां आपके यहां काम करेंगी, तो अल्टीमेटली वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन फाइंड। तो कार की बात करो, कार में भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बट अगर सोचो ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हमारे यहां पर एक ही गाड़ी चल रही होती, मारुति, ठीक है। हालांकि मैं डिस्ग्रेस नहीं कर रहा हूं, मारुति का शेयर अगर आप मार्केट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा है भैया। तो मारुति का प्रोडक्ट हमें केवल मिल रहा होता, बट फिर BMW का क्या होता? BMW हमें मिलती ही नहीं। आज क्यों ऐसा है कि BMW खरीदने के लिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, या फिर क्यों ऐसा है हायाबुसा खरीदने के लिए होते हैं, या फिर अच्छा सा कोई नाम बता देना बाइक का, मैं सोच रहा हूँ वैसे खरीदने की, तो बताना है ना कोई अच्छा सा। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन फाइंड ना, तो ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। दूसरे की बात करें अपन कि विदेशी कंपनियां आएगी तो भाई अपने यहाँ पर आकर के सेटअप करेगी कुछ ना कुछ। अब आप जाके BMW का शोरूम देखो, मर्सिडीज बेंज का शोरूम देखो तुम आप, तो वहां जाके देखोगे तो आपको इनोवेशन दिखेगा, है ना, लोगों के थॉट दिखेंगे, उनका इंटीरियर दिखेगा आपको। तो अल्टीमेटली बाहर का लुक बदल जाता है पूरा अगर विदेशी कंपनियां आती है तो। क्यों ऐसा है कि दुबई इतना डेवलप्ड है, बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सारा का सारा दुबई ने बनाया है? नहीं भाई, वहां पर बहुत सारी कंपनियों ने उस पर इन्वेस्ट किया है, वहां पर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। अब बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा को बनाने वाले कौन थे? सारे के सारे एक्सटर्नल पर्सन थे, उसके तो कोई थे ही नहीं दुबई के, तो सारे मजदूर भारत और पाकिस्तान से गए हुए थे सारे, अधिकतर मैक्सिमम लेबर भारत और पाकिस्तान का था। जो इंटीरियर डिजाइनर हैं, जो एक्सटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो सारे विदेशी थे, कोई अमेरिका से है, कोई जर्मनी से है, कोई जापान से है, ठीक है। तो तुम सोच के देखो कि अल्टीमेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पीपल है, एंड बट लुक किसका बदल रहा है? उस कंट्री का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ग्लोबलाइजेशन से। साथ ही साथ अब यहां समझो, अगर कोई हम इंडिया के एस्पेक्ट में बात करेंगे तो जब विदेशी कंपनियां आएगी तो विदेशी कंपनी हमारे लिए यहाँ पे कंपटीशन लेकर आएगी। कंपटीशन से होगा क्या? हमारे यहाँ की जो इंडियन कंपनीज हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि एक जैसे हम बात करें मारुति सुजुकी, अब सुजुकी तो जापानीज नेम है, मारुति हमारे यहाँ की कंपनी थी, बट जब ग्लोबलाइजेशन आया तो सुजुकी कंपनी ने क्या किया? हमारे मारुति की कंपनी के साथ में टाई अप किया, तो मारुति सुजुकी अब ये कंपनी बन गई। अब इन्होंने मिलकर के टेक्नोलॉजी के साथ कि भाई प्लांट तुम्हारे पास में है, टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, क्यों ना मिलकर के हम एक बिजनेस सेटअप करें। और आज देखो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है मारुति सुजुकी, प्रॉफिट मेकिंग है बहुत ज्यादा।
तो अल्टीमेटली यहां पर इंडियन कंपनी को भी बूस्टअप मिलता है अगर कोई फॉरेन कंपनी आके काम करती है तो उनके साथ में। साथ ही साथ हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर, मैंने तुम्हें बताया कि बिल्डिंग बनानी है तो काम करने वाले मजदूर हमारे होंगे, उसके अंदर काम करने वाले लोग हमारे होंगे। मतलब आपने क्या किया, पैसा किसी और का, कंपनी किसी और की, हालांकि पैसा लास्टली वही कमा के लेके जाएंगे अपने देश में, टैक्स हमें देंगे, लेकिन देखो जॉब भी तो मिल रही ना, तो हमारे सर्विस सेक्टर को भी मौका मिलता है, वो सर्विस सेक्टर बढ़ता है और आगे फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होता है। ये चीज भी तुम्हें मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है, कि करेंसी हमारे यहाँ आएगी और उनका इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होगा। और आज जिस तरह का बिजनेस मॉडल हमें चाहिए, जिस तरह का बिजनेस हमारे यहाँ आज दुनिया में चल रहा है, वो चीज भी हमें केवल तभी मिल सकती है जब ग्लोबलाइजेशन अपने पैर हमारे देश में फैलाए, ठीक है। तो मॉडर्न बिजनेस स्ट्रैटेजीज, मॉडर्न तरीका बिजनेस करने का, आज आप देखो मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन सेल हो रही है, मैक्सिमम चीजें। अमेजॉन का एग्जांपल देख लो ना, अमेजॉन ने क्या किया, अमेजॉन कोई भी चीज में पीछे नहीं रह रहा है। अमेजॉन आपके एजुकेशन में भी आ रहा है, अब तो ऑनलाइन सेलिंग करता ही है, ठीक है। अमेजॉन आपको प्राइम के साथ में वीडियोस दे रहा है, स्ट्रीमिंग दे रहा है, म्यूजिक दे रहा है, गेमिंग दे रहा है। और जैसे आप बात करो इनोवेशन जब आया तो इनोवेशन, कंपटीशन का नाम किससे आज अनभिज्ञ है, हर कोई जानता है कंपटीशन के जेई का देख लो, नीट का देख लो, हमारे जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। तो इसने क्या किया, इनोवेशन तुम्हें दिया, आज नया बिजनेस मॉडल दिया कि तुम कहीं दूर डिस्टेंस पे बैठे हुए हो, उसके अलावा, उसके बावजूद भी यू कुड डू बिजनेस, उसके अलावा भी आप बिजनेस कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मॉडर्न मेथड्स हैं बिजनेस करने के। साथ ही साथ कंपटीशन बढ़ता है तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर एक चीज 100 रुपए की थी, अब पास वाला उससे अपग्रेडेड होगा, वो उसको 99 रुपए में बेचेगा, तो हमारे यहाँ पर जो लोग होंगे 99 रुपए की तरफ भागेंगे। इससे अल्टीमेटली इस पर्सन को अपनी रेट्स को डाउन करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा, और यहाँ पर इससे फायदा होगा कंज्यूमर्स को। तो ऐसे में कंपटीशन हमेशा बेनिफिट देता है। ये तो सारी होगी अच्छी बातें। अब ग्लोबलाइजेशन के क्या सारा काम अच्छा ही किया है? नहीं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ग्लोबलाइजेशन ने कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी डाले हैं हम पर। क्या क्या डाले हैं? सबसे पहली चीज, पहला नेगेटिव इंपैक्ट कि हमारे यहाँ पर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। कैसे? देखो यार, सब बिजनेस जो करते हैं ना, अलग अलग कंपनीज जो होती है ना, सबका मेन मकसद होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो वो क्या करेंगी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखाएंगी आपको सबसे पहले, ठीक है। उसके अलावा जो हायर पोस्ट होगी वो अपने पास में होल्ड करके रखेगी। जो वर्कर्स होंगे, जो छोटे वर्कर्स होंगे, लेबरिंग का काम करते होंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। क्यों? वर्किंग आवर बढ़ा देंगे, वेजेस कम कर देंगे, क्योंकि जॉब करने के लिए वहां पर लोगों की संख्या ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, उनके पैसों की डिमांड ज्यादा होगी, उनकी जॉब के लिए लोगों की लाइन बहुत बड़ी होगी। तो ऐसे में फिर वो एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाते हैं, पैसा कम देते हैं, वर्किंग आवर बढ़ा देते हैं, इससे ही प्रॉब्लम होती है। एग्रीकल्चर पे भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा। पहले लोग गेहूं खरीदते थे, फिर उसको पिसवाते थे, आटा बनता था, और उसके बाद में फिर रोटी खाते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई लाइक आईटीसी वगैरह, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल खत्म कर दिया। आजकल सारी चीजें आपको मिलती है पैकेजिंग में। आप इवन कैन नॉट बिलीव कि ऐसे में होता क्या है। मतलब आज अगर मैं बात करूं तो इडली सांभर भी रेडी टू ईट वाली कंडीशन में आने लग गया है। इडली आएगी बनी बनाई, उसके अंदर गर्म पानी में डालो, 3-4 मिनट के लिए छोड़ दो, इडली सांभर भी तुम खा सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ खाने पीने की है, सारी रेडी टू ईट आती है। मैं बहुत अचंभित हुआ जब मैंने भेलपुरी खाई। भेलपुरी भी आने लगी है आजकल पैक, बिकाजी देता है, अच्छी आती है वैसे। तो यहाँ पर लेस इंपॉर्टेंस होगी एग्रीकल्चर की। बात समझना, एग्रीकल्चर का जो इंपॉर्टेंस था कि लोग आएंगे, बिजनेस करेंगे, मतलब खेतीबाड़ी करेंगे, फिर उसको बेचा जाएगा, प्रॉफिट मेकिंग होगी उससे, अब वो इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे यहाँ पर हम मशीन मेड गुड्स के हैबिचुअल हो गए कि हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। सबको चाहिए एसी रूम होना चाहिए, वहां जाके हम काम करें और बढ़िया से हमें सैलरी मिल जाए टाइम टू टाइम, महीने के महीने। तो एग्रीकल्चर का जो एक बोल सकते हो एक एंथुजियाज्म होता था कि हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, वो खत्म हो चुका है बिल्कुल ही। यहां पर पॉवर्टी खत्म करने के अंदर हम सोचते थे कि बड़ी विदेशी कंपनियां आएगी तो पॉवर्टी को खत्म करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ग्लोबलाइजेशन ने जो एक, हम सोच रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन के आने से पॉवर्टी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो फेल हो गए। क्यों? जितना एक्सपेक्टेड था उतना उन्होंने हमें गेन नहीं दिया। लाइक ऐसे समझो ना, जैसे नेक्स्ट वाला पॉइंट इससे कनेक्ट करके देखो आप कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो छोटे पैमाने पे काम करती थी, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स आइटम हुआ करते थे, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद में क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा फाइन नहीं होती, हाथ से बनाए हुए हैं, उसमें बहुत अंतर होगा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं।
जब मशीन मेड गुड्स आ जाता है। और यही कारण है कि बेचारे ये लोग पहले से ही डेवलप नहीं थे और वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उन्होंने क्या किया, अब तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया ग्लोबलाइजेशन आने के बाद में मशीन मेड गुड्स ने इस तरह के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। सो यहां पे जो पॉवर्टी थी वो और बढ़ गई, बेरोजगार लोग ज्यादा हो गए, क्योंकि एमएनसीज में काम उन्हीं को मिलेगा जो लोग पढ़े लिखे होंगे। और हमारे यहाँ पर तो देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जैसे आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो मान के चलना कम से कम 25 लाख लोग होंगे आपके साथ में एग्जाम देने वाले। 25 लाख तो मैंने बहुत कम बताया, बहुत लोग होंगे, अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो 25 लाख से भी ज्यादा होंगे जो 10th का एग्जाम दे रहे होंगे। तो तुम मेरी बात समझो कि हर साल कितने सारे लोग और एक डिग्री लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? हर साल कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब ये लोग ग्लोबलाइजेशन के तहत सबको तो जॉब नहीं दे सकते, और कुछ ऐसे होंगे उनको जॉब चाहिए होगी, डेस्परेट होंगे वो, सो दैट वो कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में ये जो छोटी इंडस्ट्रीज होंगी या ये जो पॉवर्टी होगी, एक तड़क भड़क तो उन्होंने आपको सिखा दी, बट उसको अप्रोच कैसे किया जाए वो चीज नहीं सिखा पाते हैं ये। तो ऐसे में ये चीज यहाँ प्रॉब्लम होती है। कंपटीशन होता है तो कंपटीशन के कारण कुछ, कंपटीशन हमेशा बेनिफिट ही नहीं देता। मैंने फिर कहा, हर एक चीज के दो पहलू। कंपटीशन बेनिफिट देता है, प्राइस कम होती है, कंजप्शन के लिए क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, ये सारी चीजें हम देख ली। अब सोचो किसी की कॉस्टिंग में नहीं निकल रही तो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं मिलावट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या किसी भी तरीके से ग्राहक को लूटने के लिए वो दूसरे का तरीके निकालेगा। तो यही चीज होती है कि कंपटीशन हमेशा बेनिफिट्स भी नहीं देते हैं, ये भी चीज तुम याद रखना। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अनसर्टेन होता है, कभी भी आपको निकाल के किसी दूसरे पर्सन को एम्प्लॉयड कर देंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। आपसे बेहतर कोई मिला तो आपकी जगह उसको दे दी जाती है। सो ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट थे, अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं बोल रहा हूं याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में। यहां तक किसी को तकलीफ हो तो बताओ। तो चलो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना है, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन भी बनता है प्रोमिनेंट। ठीक है, तो चलिए यहां पर डिस्कस करते हैं। पहले तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि एक ऐसी सिचुएशन जहां सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बेनिफिट सबको मिले, प्रॉपर मैनर में मिले, और हर एक देश अपने आप को अपग्रेड कर सके, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया जाता है फेयर ग्लोबलाइजेशन में। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बेनिफिट्स टू ऑल, एंड प्रॉपर शेयरिंग ऑफ एवरीथिंग, हर एक कंट्री के लिए, वो क्रिएट करता है फेयर ग्लोबलाइजेशन। यहां पे गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से इंश्योर कर सकती है ग्लोबलाइजेशन के लिए अचीवमेंट्स। ठीक है, ऐसे समझे आप, फेयर ग्लोबलाइजेशन इज टफ टू अचीव, बट हां हर एक कंट्री अगर चाहे तो इन मेथड्स के थ्रू वो फेयर ग्लोबलाइजेशन अचीव कर सकती है। इफ आई टॉक अबाउट कि भाई फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे बेनिफिट देगा, तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि अगर आप बात कर रहे हैं कि लेबर एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, आपके यहां पर आने से, कोई विदेशी कंपनी के यहां पर आने से आपके देश की जो एक्चुअल में लेबर्स यहां काम कर रहे हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जब विदेशी कंपनियां आती है तो एक्सप्लॉइटेशन करती है, वो जॉब का अनसर्टेनिटी होता है और भी कई सारी चीजें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, तो भाई सरकार यहां पर लॉ बनाए, किस चीज के लिए, लेबर लॉ बनाए, कि जब कोई पर्सन अपॉइंट करे किसी को तो उसके साथ में उसके लिए अश्योरिटी भी दे, कहीं लाइफ की अश्योरिटी होनी चाहिए, मॉनेटरी अश्योरिटी होनी चाहिए। तो अगर लेबर लॉ बनता है और उसको सही तरीके से एप्लीकेबल किया जाता है तो आप ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट से लेबर्स को बचा पाओगे। तो ये चीज इंश्योर करेगा कौन, गवर्नमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट को इस चीज के लिए अश्योर होना होगा दैट लेबर लॉ होना चाहिए, सो दैट इंपैक्ट नेगेटिव ना पड़े ग्लोबलाइजेशन का। दूसरी चीज, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं आपकी, उनको हमेशा सपोर्ट मिले। गवर्नमेंट इस तरह से पॉलिसीज को मेंटेन करे। ठीक है, आपने लिबरलाइजेशन के तहत बैरियर्स सारे हटा दिए, बट वो बैरियर्स कुछ ऐसे लगाने आपको पड़ेंगे जिससे कि आपको नेगेटिव इंपैक्ट्स ना डालना पड़े, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट ना हो किन लोगों के लिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए, जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं करते हैं और उनका मकसद केवल इतना होता है कि उनकी रोजी रोटी चल सके। जैसे काश्तकार हैं, जैसे छोटे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, या फिर जो छोटा मोटा कोई काम करते हैं, जो भी छोटा कुछ प्रोडक्शन करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हों, तो ऐसे में इन लोगों के सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, अपनी हिस्सेदारी उनको देनी पड़ेगी, चाहे कोई स्कीम निकाल के दें या फिर गवर्नमेंट उन कंपनीज को, उन कॉम्पिटिटिव कंपनीज को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बाउंड करे कि आपको बिजनेस करना है तो इन लोगों को अपने साथ में लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो बैरियर्स हैं उनको इफेक्टिवली हम यूज करें। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी चीज़ बेच रहे हो, जैसा अभी हो रहा है, जो बेचना चाह रहे हो आप बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है, उसमें अच्छी चीज भी है तो उसमें बुरी चीज भी है। ठीक है,
अब इसमें होता क्या है, कई बार ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे बड़ी फैक्ट्री आपने लगा दी, उस फैक्ट्री से बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है आसपास। जैसे भोपाल इंडस्ट्री थी, भोपाल केस हुआ था ना गैस वाला, वहाँ पे गैस रिलीज हुई थी एक इंडस्ट्री से, और भोपाल के अंदर मैक्सिमम जो वो पूरी गैस इतनी ज़्यादा पॉइजनस थी जिससे कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो आपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को भी कुछ भी दे दी, अलाउ कर दिया आपने बिजनेस करना, बट दैट हैज़ गिविंग द नेगेटिव इम्पैक्ट, और ऐसे में फिर वो फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, उससे तो आपको नुकसान नहीं हुआ है। और WTO है, WTO अगर आपको फोर्स करे किसी चीज़ के लिए तो भी आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी चीज़, जैसे चाइना बहुत अच्छे से स्टैंड लेता है, चाइना ने किसी भी फॉरेन कंपनी को, मैक्सिमम फॉरेन कंपनीज आर बैंड इन चाइना, दे कैन नॉट डू बिजनेस, वो बिजनेस वहाँ नहीं कर सकती। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे ख़त्म नहीं होने देना चाह रही। जो उनके खुद के बड़े, जैसे आप गूगल, आप बहुत सरप्राइज फील करेंगे, गूगल अब जाके वहाँ पर काम करने लगा है। उसके पहले तक जो ब्राउजर्स थे वो खुद के ही थे, सर्च इंजन था वो उनका खुद का ही था, ठीक है। तो ये जो WTO का इन्फ्लुएंस है डिसीजंस में, उसको आपको कम से कम करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। अगर अच्छी चीज़ है तो एक्सेप्ट करो, अच्छी चीज़ नहीं है तो अपनी बात के लिए स्टैंड लेना सीखें हम। जब ऐसा होगा तो हम फेयर ग्लोबलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ वी कैन अचीव दैट। तो सच 4 पॉइंट्स यू नीड टू राइट, ओके। आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हो, आप इसके अंदर, और हालांकि इतना ही क्वेश्चन का आंसर होगा, इतना ही आपको लिखना है, इतना लिख लोगे ना तो भी आंसर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी के अंदर कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, विदेशों को हम कैसे अट्रैक्ट करें हमारे यहाँ पर आने के लिए, तो हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन मेरे से एक बार किसी ने पूछा भी था, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये होता क्या है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर कई तरीके के बैरियर्स जो होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। कई तरीके की फैसिलिटी एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड की जाती है। जो सेज है, इसमें होता क्या है कि जो कंपनीज होती है ना, उन लोगों का जो मतलब उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। पूरी कंट्री में अलग चलेंगे, लेकिन उस एक इकोनॉमिकल जोन में, उस पर्टिकुलर एरिया में रूल्स रेगुलेशंस अलग होंगे। उनको अच्छी फैसिलिटीज दी जाएंगी, जैसे वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेगी। अब ये बनाया क्यों जाता है? उनको कहेंगे भाई तुम यहाँ आकर के अपना बिजनेस सेटअप करो, सूरत जैसे, या गुजरात के मैक्सिमम जो टेरिटरीज हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल इजी कर देंगे कि आप वहां जाओ और वहां पर अपनी कंपनीज को सेटअप करो। तो ये स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाए जाते हैं जिससे कि कंपनीज को, विदेशी कंपनीज को लगता है कि हमें बेनिफिट मिलेगा, तो वो वहां जाकर के अपने बिजनेस को सेटअप करती हैं। गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी लेबर लॉ में, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां पर आ सके। इतने भी रूल सख्त मत बना लो कि वहां पर लोगों को लेबर हायर करने में ही डर लगने लगे, और इतने भी ज़्यादा इजी ना कर दो जिससे कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो। तो आप थोड़े से सस्ते, और मतलब ऐसा अगर हमें मौका मिले कि लेबर्स बहुत चीप रेट्स में मिल जाएंगे फॉरेन कंपनीज को, तो आपके यहाँ पर आकर वो बिजनेस सेटअप जरूर करेगी। और जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, या जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे उनके ऊपर इम्पोज कर रखे हैं, उसको अगर आप हटा देते हो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पर आएगा ही आएगा। अब इसने ये बोला कि आईटी सेक्टर ग्लोबलाइजेशन में कैसे आप यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने बात की कि कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पर आईटी सेक्टर के थ्रू बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। हमारे यहाँ आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने बात को कन्वे कर सकते हैं। सोचो आप वहां बैठे हो, मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो आईटी सेक्टर का ही रोल है सबसे बड़ा इसमें। डेटा ट्रांसफर करना हो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी हो, आईटी सेक्टर कैन हेल्प इन दैट। आप पैसा कहीं भी आज बैठे बैठे किसी को भी आप डोनेशन दे सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, पैसा मंगवा सकते हो। वो सिर्फ हुआ है आईटी सेक्टर के कारण से, ठीक है। आप मार्केट को इंटरलिंक कर सकते हो। विदेशी कोई सामान है, कोई चीज़ आपको पसंद आई, आपको यहाँ मंगाना है, घर बैठे आपने ऑर्डर कर दिया, आपको विदेश जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आज ये चीज़ भी पॉसिबल हुई आईटी सेक्टर के कारण। साथ ही साथ जितने भी, क्योंकि कंजप्शन बढ़ा है, कंज्यूमर्स बढ़े हैं, तो कंजप्शन बढ़ने के कारण कस्टमर्स के साथ में चीट भी हो सकता है। तो ऐसे में आईटी सेक्टर कस्टमर केयर्स या फिर किसी भी तरीके से हेल्प सर्विसेज जो होती है वो भी प्रोवाइड करता है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जब यहाँ आ गई है तो बैठे बैठे रिजॉल्व कर देती है। आप आज इतने एडवांस हैं हम, आप घर बैठे अपनी प्रॉब्लम समझाओ उनको, वो वहीं से बैठे बैठे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मेरे हिसाब से ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।
अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, ग्लोबलाइजेशन को लेकर आने वाली कंपनीज होती हैं जो एमएनसीज होती हैं, ऑफ कोर्स एक नेशन से ज्यादा नेशंस में उनका बिजनेस सेटअप होता है, तो इसको आप इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस भी कह सकते हो, इसको ऐसी कॉर्पोरेशंस भी कह सकते हो जो आपकी ट्रांजिशनल स्टेज पर होती हैं या फिर ग्लोबल लेवल पे जाकर जो काम करती हैं। ये एमएनसीज बेसिकली एक से ज्यादा नेशन में काम करने वाली कंपनीज हैं, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, या फिर सैमसंग है, ओनिडा है, फिर और भी बहुत सारी कंपनीज इसने बताई है। तो ऐसे में बहुत सारी कंपनीज जो मतलब ऐसे समझो मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी कहा जाता है इसे। तो ऐसे में मल्टीनेशनल मतलब एक से ज़्यादा नेशंस में जिनका सेटअप होता है, जो काम करती हैं। हेडक्वार्टर जो एक्चुअल में जिस कंपनी जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर होगा और फिर उसकी ब्रांचेस होंगी। तो यही चीज़ यहाँ पर है। 10th सेंचुरी तक, अंटिल मिडिल 10th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी तक, मतलब 1950 के आसपास तक हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो हमारे कंट्री के अंदर ही होता था। दूसरी कंट्री के मैक्सिमम प्रोडक्ट हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्शन वाज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी प्रोडक्शन वो करेंगे गवर्नमेंट के हाथ में होता था। लेकिन जब से एमएनसीज आती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जब से यहाँ आया है, तो मार्केट चेंज हो गया है, डिमांड चेंज हो गई है, नीड्स चेंज हो गई है और उनकी जो अप्रोच है वो भी बदल गई है। हमारा टेस्ट भी बहुत चेंज हुआ है। आज हम वो कीपैड फ़ोन यूज़ करना हमें किसी को पसंद नहीं है, आज टच स्क्रीन आ गया। आजकल तो इतना एडवांस सिस्टम हम मतलब मैं वापस से उसी एग्जांपल आता हूँ। आयरन मैन जैसा अपने जो जारविस को वो कहता था ना, ऐसा कितना अच्छा फील होता था ना, काश यार हमारे पास भी हो, जारविस ये कर दो, फिर जारविस ये कर रहा है। तुम सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना एडवांस फीचर है। तो आज हम कहाँ जी रहे हैं, कहाँ उन्होंने सोच लिया है और एक्चुअल में ऐसा होगा भी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके गूगल बोल के देखो, आपने अगर अपना वॉइस कमांड सेट कर रखा है तो वॉइस पे चलेगा सब कुछ, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो यहाँ पर पूरा सब कुछ चेंज हो गया है क्योंकि एमएनसीज यहाँ पर आके काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं एमएनसीज के फीचर्स क्या होते हैं। एमएनसीज के भी सेम वही दो पहलू, एक अच्छा और एक बुरा। अब जब एमएनसी आती है तो कैपिटल लेकर आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आती है, तुम सब जानते हो। फॉरेन एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगा, कैसे वो जब यहाँ पर आएंगी तो अपनी करेंसी लेकर आएंगी, वो पहले कन्वर्ट कराएगी अपनी हमारी विदेशी करेंसी को, हमारे देश की करेंसी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद में फिर वहां पर वो अवेलेबल होगा। इसके अलावा वैसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोशन मिलता है, कैसे वो भारत के अंदर आकर के छोटी छोटी जो कंपनीज हैं जो काम कर रही है, टाई अप कर रही हैं, उनके साथ में अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए उनको अपने साथ जोड़ लेती हैं और फिर उनका भी बेनिफिट होता है और उनका भी, क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो जाती है। इंडिविजुअल उनके जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनमें वो अपनी टेक्नोलॉजी को दे देती है और वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो दोनों को बेनिफिट मिलता है। साथ ही सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलता है। लोग अल्टीमेटली काम इसके अंदर अगर आएंगे तो काम तो बढ़ेगा ही, काम बढ़ेगा तो सर्विस प्रोवाइडर हमें चाहिए होंगे। ठीक है, बेचने वाले, पब्लिसिटी करने वाले, एडवर्टाइजमेंट करने वाले, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट भी हमें मिलता है। एमएनसी के ये फायदे हैं। डिसएडवांटेज देखें तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी को आपने मौका दिया आपके देश में आके काम करने के लिए, वो खा जाती है कई बार पूरे देश को। आज आप देखो, कोई भी भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी टिक नहीं पाती अगर आप कंपैरिजन करें उसका दूसरी किसी कंपनी के। क्यों? क्योंकि होस्ट कंट्री को हमेशा हार्म झेलना पड़ेगा। वो इतने सस्ते दामों पर आपको इतने सारे फीचर देंगी कि जो होस्ट कंट्रीज है वो दे नहीं पाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे आप सोचो ना, आपका जो जियो फोन है, भारत ने उसको बनाया है, भारत की एक इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री ने उसको लॉन्च किया, वो जो छोटा वाला कीपैड आता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा, वो भी एक्चुअल चाइना में बनता है। वो चाइना में बनता है क्यों? उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी अगर वो भारत में बनेगा तो। हमारे यहाँ पर उसको 1500 रुपये में 999 में बेच दिया जाता है, वहाँ से वो बन के आता है 200-300 रुपये में। तुम सोचो होस्ट कंट्री को कितना नुकसान है कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है। वो लोकल प्रोड्यूसर, छोटे बिजनेसमैन बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो गई या हैंडमेड क्लोथ जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। आप सोचते हो कि सभी लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, इकोनॉमिकली नहीं मिल पाती, इनइक्वालिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि रिच कंपनी और रिच, और जो पुअर है और पुअरर हो जाता है। वो आपने सुना होगा ना, ये गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि ये कंपनीज पैसा कमाती है और अपने देश में ले जाती हैं। आपकी फ्रीडम भी खत्म हो जाती है, आप अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाते हो। आज आप देखो
आज आप अगर इतना इन्फ्लुएंस है विदेशी कंपनियों का, आपके यहाँ पर इतना इन्फ्लुएंस है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप इंडिपेंडेंट थे, आपने विदेशियों को यहाँ पर आके बिजनेस करने का मौका दिया, उसमें छूट दी, रूल्स रेगुलेशंस को ईजी कर दिया, वो तुम्हारे सर पर बैठ गए, फिर 200 साल तक तुम पे राज किया, फिर स्ट्रगल तुमने किया, फिर तुम फ्री हुए। तो ऐसे में ये आपकी फ्रीडम को भी खा जाता है। कौन? एमएनसी। अगर एमएनसीज के लिए आप इतने हैबिचुअल हो गए, ऐसे आप कोई भी 2 एग्जाम्पल मुझे देना जो विदेशी प्रोडक्ट हो और जिनके बिना तुम रह नहीं पाते हो, ठीक है, आप ये बताना मुझे। तो अगर ऐसा होगा तो अच्छा, इसका एग्जाम्पल और दे सकता हूं मैं, जैसे इंटरनेट है। जब शुरू में जब जियो हमारे यहाँ आया था ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको इंटरनेट मिला, एक रेवोल्यूशन आ गया हमारे पूरे के पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में। हम सब लोग इंटरनेट के आदी हो गए, हम सभी जो यूट्यूब पे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, हम यूट्यूब पे एक्टिव हो गए। अब एक बार इमेजिन करके देखो, हमारी जो फ्रीडम है अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक दिन नेट बंद कर दो, तुम तड़पने लग जाएंगे जैसे पानी के बिना मछली। फ़ोन नहीं मिलता है तो बेचारे अधमरे से हो जाते हैं। तो एक तरीके से आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है अगर एमएनसी ओवरली आपके यहाँ पर आके काम करने लग जाती है। तो नेक्स्ट में हम बात करें लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसको शॉर्ट में समझेंगे, ज़्यादा टाइम इस पर लगाना नहीं है हमें। तो बीइंग लिबरल, तो लिबरल कैसे होंगे कि ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जो कि अननेसेसरी हो, गवर्नमेंट ने पहले इंपोज कर रखे हो, अगर वो आप खत्म कर देते हो, कम कर देते हो या उसको लिमिटेड कर देते हो, तो दैट सिचुएशन गिव्स यू द कंडीशन दैट इज बीइंग लिबरल। तो ट्रेड बैरियर्स क्या होता है? ट्रेड बैरियर्स का मतलब ट्रेड को बढ़ाने और घटाने के लिए, स्पेशली फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने और घटाने के लिए जो अलग अलग बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उसको ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है, ठीक है। एंड ऐसे ट्रेड बैरियर्स को अगर हटा दिया जाएगा तो यू विल बी कंसिडर एज लिबरल्स, ओके। और ये जो प्रोसेस है दैट गिव यू द कंडीशंस ऑफ लिबरलाइजेशन, कि जितनी भी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उसको रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट की, और ऐसे में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की हमें नीड होगी। सो इंडस्ट्रीज डेवलप्ड, मतलब मैक्सिमम बड़ी बड़ी, ये वही चीज़ मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी को तो सेटअप करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि लार्ज इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए होगा। अब ऐसे में छोटे इंडस्ट्रीज को भी मौका मिलेगा, तो तभी तो मिलेगा जब तुम लिबरल होंगे थोड़ा सा। आपने कहा कि सारा प्रोडक्शन ही गवर्नमेंट करेगी, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन गवर्नमेंट करेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है, बात समझो। तो ऐसे में यहाँ पर लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट चाहती है कंट्रोल करना बेसिक इंडस्ट्रीज को, जैसे बहुत ही बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी आपने फूड ग्रेन है उसको आपने कंट्रोल कर लिया, खाना तो सभी खाएंगे। लोहा है उसको आपने कंट्रोल कर लिया, स्टील है उसने आपको कंट्रोल कर लिया, कोयला है उसको आपने अपने अंडर में रख लिया। तो ऐसे में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा दूसरे लोगों। पहली चीज़ तो आप लोग, मतलब गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर रही है तो क्या वो कैपेबल होगी सारी नीड्स को फुलफिल करने में? नहीं होगी यार। तो ऐसे में यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा ही। प्राइवेट सेक्टर को इसमें अलाउ नहीं किया जाता था पहले, लेकिन फिर अलाउ करने वो लग गए, क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड थी और जो सप्लाई था उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, डिमांड अगर बढ़ रही है सप्लाई बढ़ नहीं रही है तो ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ये याद रखना, डिमांड और सप्लाई के बीच में कोऑर्डिनेशन अगर है तब तो ठीक है, अदरवाइज इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। डिमांड बिल्कुल नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन घटता है, मतलब उसका प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का वो घट जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने ये ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, आपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को मौका दिया, इंडिविजुअल्स को मौका दिया, तो आप ऐसे में उन लोगों को इनवाइट करोगे कि तुम भी पार्टिसिपेट करो। और जब ऐसा होगा तो हमारे यहाँ पर इनोवेशन बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दूसरी इंडस्ट्री करेगी, और ऐसे में ही इसी पूरी प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कंसीडर किया गया। और देखो लिबरलाइजेशन में क्या होता है, और लिबरलाइजेशन की तरह अगर आप समझें तो इस तरह के बैरियर्स आपने जब हटा दिए तो उसको लिबरलाइजेशन कहा गया। स्पेशली 1991 में ऐसा हुआ, जो अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हमने हटा दिया। लाइक कि सारे कंट्रीज कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ करके, एक्सेप्ट द 3 इंडस्ट्रीज, उनको छोड़ करके हमने मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के ऊपर से बैरियर्स हटा दिया, उनको लाइसेंसिंग हमने देना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरलाइजेशन के अंतर्गत फ्री करना था सभी को, और फ्री क्यों करना था? जिससे कि लोग अपनी जो मार्केट के हिसाब से जो उनकी नीड्स हैं उसको वो फुलफिल कर सकें और सप्लाई वो अच्छे से कर सकें। जो प्रोड्यूसर्स थे वो फ्री थे, इंपोर्ट भी कर सकते थे नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेटिव आइडिया,
नई मशीनरीज, रॉ मटेरियल भी वो लेकर आ सकते थे और नए नए प्रोडक्ट जब हमारे यहाँ बनने लगे तो हमें एक तरीके से नई ऊर्जा मिली। ठीक है, नाउ द इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो बिकम फ्री टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, जो कंट्रीज थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो एलिजिबल थी, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये तो था लिबरलाइजेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में होता क्या है, प्राइवेटाइजेशन एक और कंपोनेंट है लिबरलाइजेशन का, इसमें प्राइवेट कंपनीज को आपने अलाउ किया। ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन में क्या था, आपने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को तो अलाउ किया था, तो प्राइवेटाइजेशन भी इसी का एक तरीके से कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें होता क्या है, यहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा गया। मैक्सिमम 71 इंडस्ट्रीज किसके हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में थी। उन सभी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, केवल 3 इंडस्ट्रीज को अपने साथ में रखा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि ये इंडस्ट्रीज कौन सी थी। अब देखो, नाउ द पब्लिक सेक्टर कैन एंटर, इनकी जो कोर इंडस्ट्रीज हैं लाइक आयरन, स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, शिप बिल्डिंग, इन सब चीजों को इसने रखा अपने हाथ में, बाकी को छोड़ दिया। जो प्रोसेस था डिसइन्वेस्टमेंट का, वो गवर्नमेंट देखो समझो, एक बार गवर्नमेंट क्या करेगी, एक जगह पे इन्वेस्ट करेगी, एक बार वो डिसइन्वेस्ट करेगी। डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे सरकार ने पैसा लगा दिया लेकिन नुकसान होता जा रहा है उसको। जैसे इंडियन एयरलाइंस थी, एयर इंडिया था, उसमें उसने इन्वेस्ट किया, हर साल वो इन्वेस्ट कर रही है, पैसा उसमें डाली जा रही है लेकिन प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो रहा, तो अब वहां से पैसा वो अपना बाहर निकाल लेगी। इससे होगा क्या, पहली चीज तो रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आप नुकसान में जो इंडस्ट्रीज चल रही है उसको आप छोड़ रहे हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास उसको आप दे रहे हो, ऐसे में वो लोग पैसा कमाएंगे, आपको देंगे, डायरेक्ट आपका इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट आपका रेवेन्यू तय हो गया। आपका पैसा जो नुकसान में जा रहा था वो भी बच रहा है और अब तो इनकम होना आपको और शुरू हो गई है। तो ऐसे में प्राइवेट इंडस्ट्रीज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी और जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होंगी वो फ्री होगी। अब वो रेस्ट्रिक्शन से तुमने उसको हटा दिया ना, तो नाउ दे विल हैव द फ्रीडम और वो उसके हिसाब से काम करके आपको प्रॉफिट मेकिंग देगी। यार बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन की जब हमने स्ट्रगल करा फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए तो वो कैसे हुआ, आपने ये तो समझ लिया है कि ग्लोबलाइजेशन और फेयर ग्लोबलाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब आपका स्ट्रगल कैसे था वो, तो सीधी सी बात है यार, लोगों को तुम्हें एजुकेट करना पड़ेगा, स्किलफुल बनाना पड़ेगा और वेल्थ मैनेजमेंट उनको सिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बेनिफिट गेन कर पाएंगे। क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन आने के बाद भी लोग मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट इसका गेन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ देयर स्किल्स, और वेल्थ उनके पास में है ही नहीं। ठीक है, तो नई अपॉर्चुनिटीज भी तभी बढ़ेगी जब इन सब चीजों को आप उनको प्रोवाइड करोगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे दूसरे वे भी हैं जहां पे बेनिफिट वो गेन नहीं कर पा रहे होते हैं और फिर आप अगर मौका देंगे उनको तो गेन कर पाएंगे। जैसे आप रेस्ट्रिक्ट कर दो, जितने भी फॉरेन कंपनीज उनको रेस्ट्रिक्ट करो कि भैया तुम्हें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ में मिलकर के जो हमारे भारत के हैं उनके साथ ही काम करना पड़ेगा, किसी ना किसी को एक कोर पार्टनर आपको बनाना पड़ेगा। तो जब अगर आप इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस डाल दोगे तो नो डाउट हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के या जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर के वर्क कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। और इसी से फेयर ग्लोबलाइजेशन हो सकता है और फेयर ग्लोबलाइजेशन के एक्चुअल में हमें नीड है, जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट तब तक कोई काम नहीं कर पाएगी, आपने सबको फ्री हैंड छोड़ दिया। तो ऐसे में तो ये मान के चलना वो लोग वापस से उसी सिचुएशन पे लाके तुम्हें खड़ा कर देंगे कि तुम्हें रोने देंगे नहीं और पीटते बिल्कुल रहेंगे, और वही ब्रिटिशर्स ने जो तुम्हारे साथ किया था वो करने लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि वो कैसे फेयर ग्लोबलाइजेशन रखें। आपने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अब वो तुम्हारे सर पे जाके ना बैठ जाएं, उसके लिए गवर्नमेंट का काम है कि वो रेस्ट्रिक्शंस रखे अपने हाथ में। कुछ क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को प्रिपेयर होना पड़ेगा इस तरह की पॉलिसी के साथ में जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जो रिच और पावरफुल लोग हैं वो देश के अंदर अपना मोनोपोली बना ले हर एक चीज पर। अभी जैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आपने इंटरनेट की आदत डाल दी सभी लोगों को, सबको पहले फ्री में इंटरनेट दिया, उसके बाद में अब आप चार्ज करेंगे एक हैंडसम अमाउंट फॉर दैट सर्विसेज जो आपने पहले फ्री में दी। पहले आपने उसको हैबिचुअल बनाया और फ्री में आपने सर्विस दी। अब इसका नुकसान समझना, अब कोई भी व्यक्ति जब कोई इनकमिंग कॉल करता है, इनकमिंग के लिए उसके पास में पैसा नहीं है, पहले इनकमिंग फ्री थी, अब इनकमिंग के लिए भी उसको पैसा देना पड़ेगा। इसने क्या किया, एक इनडायरेक्ट बर्डन डाल दिया उस व्यक्ति पर जो कि कैपेबल नहीं है किस चीज के लिए, पैसा पे करके फोन सुनने के लिए। मतलब मैं बात करूं अगर उस क्लास की जिस क्लास के अंदर एक ऐसी कैटेगरी रहती है जो कि
मतलब एबल नहीं है, दे आर अनएबल टू हैव द रिचार्ज के उसको इनकमिंग कॉल सुनना है केवल, और उसके लिए भी अब उसको रिचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपने गवर्नमेंट ने कोई इस पे सुनवाई नहीं करी। जो वैसे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो दे कैन रेस्ट्रिक्ट द कंपनीज कि आप ऐसा नहीं करोगे। पहले कंपटीशन पॉजिटिव था, ठीक है, कैसे था, सारी कंपनीज थी, सबने इनकमिंग फ्री कर रखी थी, आउटगोइंग के लिए आपको पैसा देना पड़ता था। एक इंडस्ट्री आई, एक नया सेटअप आया, उसने सबके सामने कंपटीशन ही खत्म कर दिया, सारे के सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब उसकी मोनोपोली होगी, और उस मोनोपोली के बाद से अब वहां पर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। उस एक्सप्लॉयटेशन को गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं है, किसी भी तरीके से फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट थोड़ा सा बायस्ड हो जाती है। लेट्स टेक द नेक्स्ट पॉइंट विच इज गवर्नमेंट कैन इंश्योर द लेबर लॉ जो बनाए जा रहे हैं वो प्रॉपर मैनर में इंप्लीमेंट किए जाए। लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु इज वर्किंग एंड मोर देन 30 पीपल आर देयर। अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ वी शुड टॉक, तो ऐसे में दीज पीपल मस्ट बी सिक्योर्ड, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हों, चाहे उनका प्रोविडेंट फंड हो, इस तरह की फैसिलिटीज दे मस्ट हैव। बट यहां पर लैक ऑफ नॉलेज, दूसरी चीज इंटरेस्ट भी नहीं है उन जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका कि वो उन इस तरह से लेबर लॉ बना करके उनको बेनिफिट दे। दिस इज द रीजन कि यहां पर गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ेगा अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि लेबर लॉ मतलब एक एक्चुअल मैनर में उनको बेनिफिट्स दे सकें। ठीक है, तो लेबर लॉ थोड़े से अच्छे तरीके से बनाए जाए सो दैट उनको बेनिफिट मिले और फेयर ग्लोबलाइजेशन हो सके। गवर्नमेंट को यहां पर रिजर्व करना पड़ेगा कुछ आइटम्स को। क्यों? क्योंकि देखो फूड आइटम्स हैं, आपने पूरे तरीके से यहां पे सारे के सारे राइट्स दे दिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, जिन चीजों की बेसिक नीड्स हैं अगर वो आप बिल्कुल भी अपने हाथ में नहीं रखेंगे, उसको रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं रखेगी, एक टाइम बाद वही होगा जैसे जियो ने किया। मैंने अभी वापस से वो एग्जांपल में दोहरा रहा हूं। आपने पहले उनको हैबिचुअल बनाना है और उसके बाद में फिर उनको एक्सप्लॉइट करना है। अब इसको एक बार ऐसे समझ के देखें कि जितना भी बोलिविया में हुआ था, आपने तो पढ़ा है चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल। बोलिविया में क्या किया गया, आपने जो म्युनिसिपैलिटीज से जो वाटर रिसोर्सेज थे या जो वाटर सप्लाई था वो म्युनिसिपैलिटीज से लेकर आपने प्राइवेट एमएनसीज को दे दिया। एमएनसीज ने बिल के अंदर इजाफा करके उसको कई गुना तक बढ़ा दिया और लोगों की जो पॉकेट जो 400 रुपए में अलाउ किया करती थी वाटर को, अब उनको उसके लिए 1200 रुपए देना पड़ता था। ठीक है, इतनी तो उनकी इनकम भी नहीं थी। तो ऐसे में अगर आपने रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले तो कहीं ना कहीं तुम्हें नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट को फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए इस तरह से बेनिफिट डालना ही पड़ेगा, इनको देना ही पड़ेगा साथ ही साथ। और अगर इसके लास्ट रूल के ऊपर बात की जाए तो यहां ध्यान रखना कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए आपको अगर नेगोशिएट भी करना पड़ रहा है डब्ल्यूटीओ से तो वी कैन नेगोशिएट इट। ओके, तो यहां पर ये सारी चीजें हैं जो कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के स्ट्रगल के लिए हमें सपोर्ट कर सकती है। अब यहां पर एक टर्म आया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि सबसे पहले शुरुआत हुई डब्ल्यूटीओ की 1 जनवरी 1995 को। इंटेंशन क्या था? इंटेंशन यही था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके, रेगुलरेट कर सके। इनके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है इनिशियल स्टेजेस में 124 और आज के टाइम पे 164 कंट्रीज इसका करंटली मेंबर है। एंड ऑब्वियसली इन सभी का एक इंटेंशन है कि ट्रेड हम अच्छे से बढ़ा सके। ठीक है, ट्रेड के अंदर ऑनेस्टी के साथ काम हो, ऐसा नहीं कि किसी को सप्रेस कर रहे हैं, किसी से ज्यादा बेनिफिट्स गेन करना है, किसी को एक्सप्लॉइट करना है। गॉट इट? सो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेड प्रमोट होना चाहिए सभी मेंबर्स के बीच में, चाहे कोई पुअर कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे डेवलप्ड हो। इसके अलावा फ्री ट्रेड होना चाहिए। जो अननेसेसरी के बैरियर्स आपने बना रखे हैं, टैरिफ बना रखे हैं, या जो भी चार्जेस अगर एक्स्ट्रा लेते हैं बिजनेस करने के लिए तो उनको खत्म किया जाए। इससे में होगा क्या, जो पुअर कंट्रीज हैं उसके साथ भी बिजनेस हो पाएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर्स को। साथ ही साथ यहां पे फ्री फ्लो होगा किसका? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी का भी फ्लो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा अगर डब्ल्यूटीओ सही तरीके से काम करती तो। बट क्योंकि इस पे इन्फ्लुएंस यूएस का है तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस्ड रहती है। ठीक है, बट फिर भी हाँ, क्योंकि ये प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी कहीं ना कहीं अप्रोच करेगी। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं तो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, डब्ल्यूटीओ के अंदर इसके एडवांटेजेस के लिए और डिसएडवांटेजेस के लिए हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? वर्ल्ड ट्रेड के अंदर में काम करने वाली जितनी भी एमएनसीज हैं, ऑफ कोर्स अगर मैं कह सकता हूं कि इनके अंदर काम करने वाले जितने भी नेशनल इकोनॉमीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव एमएनसीज हैं, उसके होने से एडवांटेजेस एंड नॉन डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ हेल्प करेगा इंडिया को। इंडिया के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो
कि इंक्रीज कर सकते हैं हमारे फॉरेन ट्रेड को, दैट्स गुड। WTO हेल्प कर सकता है इंडिया को इंक्रीज कर सकता है फॉरेन फ्लो, मतलब फॉरेन करेंसीज हमारे यहाँ आ सकती है। साथ ही साथ ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आएगी, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। इससे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड। WTO हमेशा प्रॉमिस करता है कि जो कोटा सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी कोटा सिस्टम में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो, मतलब इस कोटा सिस्टम को ऐसे समझो, बेसिकली एक पर्टिकुलर पार्ट केवल एक ही कंट्री के ऊपर दे दिया जाता है। लाइक यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं जो मोनोपोली रखती है किसी चीज में, तो ऐसे में उनके साथ में मतलब वो फिर मनमानी चीजें, मनमानी रेट्स पर अपने सामानों को बेचती हैं, जिससे कि एक अप्रोच नहीं कर पाते हैं पुअर कंट्रीज के लोग उस तक। तो ऐसे में यहाँ पर कोटा सिस्टम जो होता है, कोटा सिस्टम क्या करता है, मतलब सेट कर देता है। ऐसा नहीं होगा कि आप फिक्स एक ही कंट्री होगी जो मोनोपोली के साथ करेगी और जो हाइट, जो प्राइजेस उसने हाइक किए हैं उसी प्राइजेस पे वो बेचेंगे। कोटा सिस्टम में सभी को पार्ट मिलता है, एवरीवन कैन टेक पार्टिसिपेशन इट, नेशन कैन यूज और खत्म कर सकते हैं मोनोपोली को इस तरह से, ठीक है। और अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूं तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये बेनिफिशियल ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही स्मॉल शेयर रखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। हमारे यहाँ करते हैं बिजनेस, बट हम बहुत कम करते हैं दूसरे कंट्रीज में। यहाँ पर जो कंपटीशन है एमएनसीज के साथ में, हमारे यहाँ पर एमएनसीज के साथ कंपटीशन होने पर हम सफर ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पेस पर हम जाकर ये काम नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम compete कर रहे हो, तो शायद एक भी प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई भी ऐसे ब्रांड कोई भी नहीं है हमारा इंडिया का जो हम compete करने लायक बनते हैं। तो होता क्या है, जब वो कंट्रीज हमारे यहाँ के बिजनेस सेटअप करती हैं तो हमारे बिजनेसेस को खा जाती हैं। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था, पुअर मासेस के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सफर करना पड़ता है, क्योंकि एमएनसीज के आने पर वो जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत लैविश हो जाती है। तो वो जो पुअर पर्सनैलिटीज हैं उनको बियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इन सब चीजों को अफोर्ड भी नहीं कर सकते एंड दे नीड टू बियर, ओके। ऐसे में डेवलप्ड कंट्रीज एक तरीके से ज्यादा इसका बेनिफिट गेन करती है इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं एक तरीके से एक्चुअल में WTO का बेनिफिट तो सारा डेवलप्ड कंट्रीज को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस स्पेस पर बना लेते हैं, वो इस स्पेस पर वो ले चुके होते हैं, जा चुके होते हैं कि इसका बेनिफिट केवल उन्हीं को ही मिलेगा। वो इस तरह से अपनी मोनोपोली सेटअप करते हैं। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास में बहुत पैसा आ चुका होता है, वो बहुत रिसर्च उसके प्रोडक्ट के ऊपर हो चुकी होती है, जो छोटी कंट्रीज है वो ऐसा नहीं कर पाती, छोटी कंपनीज ऐसा नहीं कर पाती। तो अगर वो मार्केट में उतर जाती तो फिर उनका कोई भी कंपटीशन नहीं रहता, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं मैं अगर, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, ये सारी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें तो बस ठीक है, ये वाला अपना जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हाँ, अगर मैं रिलेट करूं इस चैप्टर के अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो यार, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। जब भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। स्मॉल मतलब छोटे जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं ना, उसमें आपसे और भी कई सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है। जैसे इसका छोटा मोटा आ गया यहाँ पे, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ये क्या हुआ था, इसको रिप्लेस किया गया था। यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ, इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि भैया आप, मतलब ये सारी चीजें थी कि आप लोगों को मेन मकसद जो होना चाहिए ना, वो स्मॉल जो पुअर कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करना है। जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हैं या वेराइटीज हैं वो आपको प्रोवाइड करना है। आपको ऐसा दूसरी इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ पर बुलाना है और अपनी इंडस्ट्रीज को उनके यहाँ सेटअप करना है। इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया गया जो भी इसकी कंट्रीज मेंबर्स थी उनके थ्रू, ठीक है। और ग्लोबल, हाँ ये देखो, ये वाला जो है ना, इसको आप थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से। यहां पे कैसे स्ट्रगल करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, आपसे क्वेश्चन करेगा कि ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं और इसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्या होता है वो बताएं। तो आप मेरे हिसाब से रोल ऑफ द गवर्नमेंट कर लेंगे, बता देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर कंप्लीट है और तुम्हें मेरे हिसाब से तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अगर इस चीज को डिटेल में तुम्हें समझना है तो ऑलरेडी हमने हमारे कंपटीशन नी वाले चैनल पे इसके सारे वीडियोस, और मैंने बहुत आराम से वहां पर पढ़ा है। अभी तो क्योंकि रिवीजन है तो तुम्हारे पास भी इतना टाइम नहीं है, तो हमने वन शॉट के अंदर क्या करा, इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में और थोड़ा सा फास्ट मैनर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की। होपफुली तुम्हें समझ में फिर भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे, हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जरिया हैं हम तक अप्रोच करने के। तो होपफुली इससे हेल्प मिलेगी तुम्हें। और कहीं फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वी आर हेयर, हमारे डिटेल्ड वीडियोस भी हैं, आप ऑलरेडी जाकर के वहाँ देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो इसी होप के साथ कि इस लेक्चर से आपको बेनिफिट मिलेगा, आप बोर्ड्स में अच्छा करेंगे। मिलेंगे हम एक और नए लेक्चर के अंदर, एक और नए चैप्टर के साथ, और वन शॉट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे।